हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आप सभी को ओपन डिप चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया क्लास लेके आया हूं। उसका नाम है रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में हमने बहुत सारे वैल्यूएबल चीज बताया है। जो भी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट को पहले आप पहचानिए, पहले जानिए, फिर जाके आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जो टर्म्स है मार्केट का, अगर वो आपको पता नहीं चलेगा तो आप मार्केट में सही तरीके से न्यूज नहीं पढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्केट सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को समझने के लिए बहुत सारी दिक्कत आएंगे। रोल ऑफ जब हमने पढ़ा था मार्केट रेगुलेटर, उसमें क्या पढ़ा था? मार्केट रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा और भी हमने चीज पढ़ा था इंश्योरेंस डेवलपमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का रोल जो है वो सिक्योरिटी मार्केट का रोल क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ऑर्डरली चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड। फंड कैसे एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। फंड कहाँ कहाँ फ्लो होता है? जैसे हो गया इन्वेस्टर, मिलियन ऑफ इन्वेस्टर। तो क्या क्या पॉइंट्स है वो पहले बता देते हैं। ऑर्डरली चैनल्स, ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ फंड्स। दूसरा हो जाता है जेनरेट प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है लिक्विडिटी। चौथा होता है प्राइस डिस्कवरी एंड पांचवा होता है इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग थ्रू प्राइस। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डरली चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो फंड कैसे ट्रांसफर होता है? मिलियन ऑफ इन्वेस्टर जो है वो ट्रांसफर, उनका फंड जो है सेविंग सरप्लस फंड है वो जाता है ईश्वर के पास। ईश्वर के पास कैसे जाता है? तो बैंक के थ्रू जाता है। बैंक इधर क्या करता है? बैंक इज द मेन इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सिस्टम में, एक मध्यस्थी का काम करता है बैंक। बैंक के थ्रू इन्वेस्टर से ईश्वर के पास फंड जाता है और ईश्वर के पास से सिक्योरिटी किसके पास आता है? इन्वेस्टर के पास आता है। अगर कोई देश में अगर अच्छा अच्छा रेगुलेटेड मार्केट है तो उसका इकोनॉमी उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जो सरप्लस फंड होता है किसके पास? इन्वेस्टर के पास। वो ट्रांसफर होता है ईश्वर के पास। ईश्वर होता है गवर्नमेंट, कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये होते हैं ईश्वर। ये अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड को पूरा करने के लिए और इनका जो बिजनेस ऑपरेशन को चालू रखने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में लाते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं। किससे? इन्वेस्टर से। जो भी सिक्योरिटी फंड ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी मार्केट में, उससे पहले बैंक जो है एक मध्यस्थी का काम करता है। वो टोटल मेन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रहता है बैंक। ठीक है, बैंक के थ्रू सारे काम होते हैं। अगर सिक्योरिटी मार्केट को एक्सपेंशन करना है तो बैंक जैसा मध्यस्थी की जरूरत है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कैसे समझेंगे। एक कंपनी है, एक कंपनी को पैसा चाहिए उसका बिजनेस ऑपरेशन के लिए, सैलरी पेमेंट करने के लिए, बिजनेस को और कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको चाहिए फंड। वो किससे लेगा फंड? इन्वेस्टर से लेगा फंड। और इन्वेस्टर कहाँ से लाएगा? अपना जो सरप्लस है उसको फाइनेंशियल में एसेट में कन्वर्ट करेगा थ्रू परचेज ए सिक्योरिटी फ्रॉम द इश्यूअर। तो इधर बैंक रहेगा बीच में। अगर कंपनी बैंक से लोन लेता है तो बैंक क्या करेगा? उससे
हाई इंटरेस्ट रेट में देगा फंड, और कंपनी इसको, कंपनी का लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको बैंक को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पीरियडिकली देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कंपनी फ्रॉड होने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर वही कंपनी कमर्शियल पेपर या बॉन्ड इश्यू करता है, हमने पढ़ाया है कमर्शियल पेपर और बॉन्ड क्या है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वैलिडिटी 7 दिन से लेके 364 डेज तक होता है, और ये 5 लाख मल्टीपल में होता है। इसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट इश्यू करते हैं। तो जो कमर्शियल पेपर बॉन्ड अगर कंपनी इश्यू करेगा, वो सिक्योरिटी कौन, उसमें कुछ फिक्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट रहेगा, और इन्वेस्टर उसको बैंक के थ्रू खरीदेगा, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है उनके थ्रू खरीदेंगे। और खरीदने के बाद क्या होगा, कंपनी के पास फंड चला जाएगा और वो अपना बिजनेस चालू रखेगा। इसमें क्या है, कंपनी को ज्यादा हेडाक लेने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे बैंक से अगर लोन लेता तो उसको पीरियडिकली इंटरेस्ट देना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर बॉन्ड या कुछ सिक्योरिटी इश्यू किया है तो इसमें क्या है, कंपनी को मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है, और कंपनी इजीली फंड रेज करके अपना बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का सेकंड पॉइंट, जनरेट प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, अगर एक देश में बहुत सारा मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, अपने जो सरप्लस फंड है उसको इन्वेस्ट करेंगे किसमें, सिक्योरिटीज मार्केट में। ये क्या करेगा, देश का ग्रोथ करेगा, देश के लिए इनकम जनरेट करेगा, और इंडिविजुअल के लिए इनकम जनरेट करेगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। कैसे, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। एक कंपनी है, एक साइड में एक इंडिविजुअल है। एक कंपनी, इंडिविजुअल को साइड में रख लेते हैं, फिर कंपनी में आते हैं। कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन करना है, मान लो एक स्टील प्लांट बनाना है, तो स्टील प्लांट बनाने के लिए उसको चाहिए फंड। वो फंड कैसे रेज करेगा, सिक्योरिटी इश्यू करेगा, और फंड किससे लेगा, इन्वेस्टर से लेगा। अब फंड लेके उस बिजनेस को एक्सपेंशन करेगा। इसमें क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ करेगा और प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट जनरेट होगा कंपनी का, तो इंडिविजुअल को प्रॉफिट देगा, उसका भी जो शेयर्स है उसमें भी बेनिफिट होगा। तो इसमें क्या हो गया, कंपनी को भी बेनिफिट हुआ और इंडिविजुअल की भी बेनिफिट हुआ। अभी इसमें और क्या होता है, जैसे इसमें क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ हुआ, कंपनी का इकोनॉमी बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो कंपनी बना उसमें बहुत सारे लोग काम करने आएंगे, जिसके वजह से इनकम भी जनरेट हो, रेवेन्यू सॉरी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इसमें क्या हो गया, ग्रोथ भी हुआ, इनकम भी जनरेट हुआ, और इनकम भी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसलिए सिक्योरिटी मार्केट का रोल देश का इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कंपनी को भी बेनिफिट होता है, देश को भी बेनिफिट होता है, और इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो सिक्योरिटी मार्केट जो है हमारा देश में एक बहुत बड़ा रोल। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी है मनी। इसमें क्या है, सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। जो सिक्योरिटी मार्केट है वो क्या करता है, लिक्विडिटी देता है सिक्योरिटीज को। कैसे देता है ना, इन्वेस्टर खरीदता है तब सिक्योरिटी सिक्योरिटी होल्डर जो इश्यूअर है उसके पास पैसा जाता है। अब सिक्योरिटी को बेच के कैश में कन्वर्ट हो गया कैश। इसमें क्या है कि जो बाय सेल हुआ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें क्या फायदा होता है, अभी समझते हैं इसको। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी का जो है ग्रोथ होने के साथ साथ कंपनी का शेयर में मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट में क्या होगा, इसमें भी इन्वेस्टर पैसा कमाएगा। एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी कमाएगा, साथ साथ प्राइस मूवमेंट में भी पैसा कमाएगा। कैसे, जैसे मान लो एक कंपनी है XYZ। अभी एक बंदा है विनोद, इसने क्या किया, XYZ कंपनी का 100 शेयर खरीदा 100 रुपीज के प्राइस में। अगले साल उसको
अगले साल उस शेयर का प्राइस 120 रुपया हो गया, तो उसने क्या किया, 100 के 100 शेयर बेच दिए मार्केट में। तो 120 रुपया में बेचा तो उसको 12,000 में बेचा, तो 2,000 का डिफरेंस होगा, 2,000 का उसको मुनाफा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस मूवमेंट से भी इन्वेस्टर पैसा कमाता है। तो ये जो कंपनी के पास ये जो 10,000 रुपये ये 1 साल के लिए रहा, ये कंपनी को भी कॉन्फिडेंस देता है और इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस देता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर क्या करता है, बॉन्ड खरीदता है, इक्विटी शेयर खरीदता है। किससे खरीदता है, कॉर्पोरेट से खरीदता है या गवर्नमेंट से खरीदता है। इसको खरीद के होल्ड करता है, जिसमें इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंट मिलता है और कंपनी उस फंड को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में यूज करके बेनिफिट होता है और इन्वेस्टर को भी बेनिफिट करता है। ये हो गया रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, अर्थात सिक्योरिटी मार्केट जो है कैसे फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को, लिक्विडिटी लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है और सिक्योरिटी इन्वेस्टर के पास जाता है और बोथ आर बेनिफिटेड इन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस डिस्कवरी। ये प्राइस डिस्कवरी क्या होता है, तो सिक्योरिटी मार्केट enables buyers and sellers to buy and sell securities। जो कंपनी का शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। मिलियंस ऑफ बायर्स एक साइड में रहते हैं, मिलियन ऑफ सेलर एक साइड में रहते हैं। दोनों एक पॉइंट में आके मिलते हैं, फिर इनके बीच में प्राइस का लेन देन होता है कि किस प्राइस में मैं बाय करूंगा, मेरा सुटेबल प्राइस क्या है। और सेलर सोचता है, बायर सोचता है कि किस प्राइस में मैंने बाय करूंगा और सेलर सोचता है कि किस प्राइस में मैं सेल करूंगा। और इस बीच में गवर्नमेंट और जो कंपनी है इनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, क्योंकि ये सिर्फ बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। ये है ये एक पॉइंट जो है प्राइस डिस्कवरी मेन फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट होता है। इसमें कोई घोटाला नहीं होता है, दोनों बायर सेलर मिलके डिसाइड करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस को इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे प्राइस सिग्नलिंग आता है इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग थ्रू प्राइस। इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग थ्रू प्राइस क्या होता है, information about the issuer or company is reflected in secondary market easily and it is helpful for small investor। ये क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी होता है उसको सेबी को बाय रूल एंड रेगुलेशन उसको देना पड़ता है। उस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो इंफॉर्मेशन है सारे देने पड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर इजीली उस इंफॉर्मेशन को असेस करके अपना डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं रिगार्डिंग इन देयर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें उनको फायदा हो जाता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, उनको इतना पता नहीं चलता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक एग्जांपल दे के समझते हैं। मान लो मानसून इस साल कम हुआ, मानसून कम होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, सीड्स कंपनी, ये सब का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कम होगा तो क्या होगा, कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में लो होगा और इसमें कंपनी का जो शेयर प्राइस है डाउन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जब मानसून नहीं कम हुआ करके पता चलता है तो ये न्यूज मार्केट में आता है, तो रिटेल इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर को पता चल जाता है, तो वो सतर्क रहते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग थ्रू प्राइस, ये एक रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, ये रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का एक पार्ट है। तो हमने पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इन सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इन सिक्योरिटी मार्केट। 1990 में क्या होता था, जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग होता था वो बहुत चिल्ला चिल्ला के होता था, बहुत पुराना था और अनऑर्गेनाइज्ड था।
सब स्टॉक ब्रोकर क्या करते थे, एक मुंबई टाउन हॉल के सामने एक बानियन ट्री मतलब वट वृक्ष, उसके नीचे आ जाते थे, बाय सेल करते थे, पूरा चिल्ला भीड़ लगा रहता था, जैसे फिश मार्केट जैसे शोर मचता रहता था, और लोगों के बीच में बाय सेल होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो 1990 में ये जो ओपन आउट है, ये इसको पीट ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ये सब क्या है बंद हो गया, और वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हुआ। स्क्रीन बेस्ड एक टर्मिनल रहता था, स्क्रीन, ये स्टॉक ब्रोकर के पास ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या होता था, जो रिटेल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो जितने भी क्लाइंट है, क्या करते थे, स्टॉक ब्रोकर को बताते थे कि मेरे को ये बाय करना है, सेल करना है। फिर स्टॉक ब्रोकर क्या करता था, उसको स्क्रीन में जाके इंजेक्ट करता था। फिर धीरे 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 क्या हुआ, टेलीफोनिकली ट्रेडिंग होना चालू हो गया। फिर टेलीफोन के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड मोबाइल ट्रेडिंग चालू हो गया। मोबाइल ट्रेडिंग आजकल जैसे आप लोग करते हो, धीरे धीरे जो जितनी प्रोग्रेस हुआ, ऑनलाइन एंड मोबाइल ट्रेडिंग चालू हो गया। मोबाइल ट्रेडिंग में क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट, सभी ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो गए, जैसे रजिस्टर, ट्रांसफर एजेंट, बैंक एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी, ये सब पार्टिसिपेंट, ये सब आ गए। तो इसमें बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा का ट्रांसफर हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर हुआ, इसमें क्या है, साइबर अटैक आने लगा। मतलब हैकर्स जो है साइबर अटैक करने लगे, कि डाटा चोरी करके एक कंपनी का जो गलत ट्रेड कर देंगे, या तो सिक्योरिटी कोई डीमैट अकाउंट से ले जाएंगे। ये सब को रोकने के लिए सेबी ने एक नया गाइडलाइंस लिया, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नया गाइडलाइंस लाया। अभी जैसे कि नेक्स्ट अभी 27 मार्च को एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, टैक्स सिक्योरिटी करके। आप लोग आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से परमिशन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे साइबर एक गाइडलाइन से आ गया साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। सेबी ने इसको लाया कि सब सारे चीज प्रोटेक्ट रहे, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट रहे, रिटेल इन्वेस्टर भी प्रोटेक्टेड रहे, और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी चीज जितने, ये सारे को सुरक्षा देने के लिए सेबी ने इससे साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो पॉलिसी है वो ले आया। गाइडलाइंस फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस। जैसे जैसे मोबाइल ट्रेडिंग बढ़ता गया और ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ता गया, सेबी को बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट मिले, ऑपरेशनल रिस्क में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इसके लिए सेबी ने एक नया गाइडलाइंस लाया, उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस। ये एक फ्रेमवर्क है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे सर्कुलर इसने इशू किए, जैसे कि डिपोजिटरी हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया। इनमें क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, सेटलमेंट होता है। इनको बोल दिया सेबी ने कि तुमको साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क में एक काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर उनके लिए नया गाइडलाइंस और नया सर्कुलर जारी कर दिया। इनके अलावा जैसे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, इनको भी स्टॉक ब्रोकर्स, इनको भी बोल दिया आप इन लोगों के लिए भी अलग से साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क सेबी ने ला दिया। तो जिसकी वजह से क्या है, सिक्योरिटी मार्केट में जो साइबर थ्रेट होता था, जो हैकर्स अटैक करते थे, उनको सेव करने के लिए ये एक अच्छा प्रोसेस हो गया। अकॉर्डिंग टू सेबी हैज इशूड सेपरेट सर्कुलर फॉर compliance of cyber security guidelines for market infrastructure institutions, asset management companies, stock brokers, depository participant, qualified registered transfer agent and KYC register agent, KYC registration agents। इनके लिए भी सेबी ने नया साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क ले आया, जिसके वजह से क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ देश में, इसमें
जो पर्सनल डाटा को जो ट्रेडिंग डाटा, जो इन्वेस्टिंग डाटा, जो सिक्योरिटी जो होल्ड हो किस डिपॉजिटरी के पास रखा हो, ये सबको सेफगार्ड हुआ और सेबी का रूल एंड रेगुलेशन सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ और सारे मनी जो है वो देश का सेव हुआ और स्टॉक एक्सचेंज जो है स्मूथली चला। ये है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। इसका और भी पार्ट पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोटेक्ट करता है और साइबर थ्रेट को कैसे रेस्पॉन्ड करता है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले फ्रेमवर्क को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोसेस इसमें होता है। तो साइबर रेजिलियंस में मेजर्स एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सबसे पहले क्या करता है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल आईटी एसेट। देखो, कोई भी कंपनी का हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो, जैसे रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट है, बैंक है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इनके पास बहुत सारा आईटी हार्डवेयर एसेट रहता है, हार्डवेयर रहता है और सॉफ्टवेयर रहता है। सबसे पहले जो क्रिटिकल है, जो सेंसिटिव कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर में सिंपल भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सबसे पहले इसको इस फ्रेमवर्क उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में प्रोटेक्ट किया जाता है। उसका जैसे डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर जो साइबर थ्रेट आता है उसको कैसे फिर डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट करना, सॉफ्टवेयर नया नया सॉफ्टवेयर लगाते हैं और उसमें साइबर थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं। फिर जो साइबर थ्रेट है उसको रेस्पॉन्ड करना है, नया नया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं। फिर रेस्पॉन्ड करके उसमें से रिकवर करते हैं और रिकवर उनके पास बहुत सारे स्टैंड बाई में भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रहते हैं। फिर इसको उसमें से रिकवर करते हैं। ये जो फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क है, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, आज डिटेल्स में चलो ये पढ़ते। जो सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, चलो। सेबी कैसे स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अप्लाई करता है। पहला पॉइंट है गवर्नेंस, मतलब कैसे उसको चलाना है। सबसे पहले जो सेबी गाइडलाइंस जारी किया है, जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस के ऊपर जो गाइडलाइंस जारी किया है, वो स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसी फ्रेमवर्क को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए, सेम टू सेम बनाए। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो सेबी का जो पॉलिसी गाइड एंड गाइडलाइंस है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस, उसको स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाए। फिर क्या होगा, वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना वो एक टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव होगा, साइन होगा। फिर क्या होगा, कुछ जो टेक्नोलॉजिकल कमिट एक टेक्निक और जो वो गाइडलाइंस में एक टेक्नोलॉजिकल कमिटी बनेगा, एक्सपर्ट को लेके, जितने सारे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है उनको लेके कमिटी बनेगा, जो उस गाइडलाइंस को पीरियडिकल रिव्यू करेंगे और नया नया प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे और सिस्टम को, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करेंगे। जो आईटी जो साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके रिगार्डिंग पूरा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करेंगे इस उस चीज को। और क्या होगा, जो बिजनेस एक सीनियर मैनेजमेंट जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट होगा। स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक सीनियर मैनेजमेंट को डेजिग्नेट करेंगे कि ये तुम चलाओ और इसको मैनेज करो, इसका रिपोर्ट हमको दो, जो स्टॉक ब्रोकर को देंगे और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का हेड को देगा और ये क्या करेंगे, फिर सेबी को देंगे डिटेल्स में। और उधर क्या रहेगा, सारे पर्सनल जितने पर्सनल काम करते हैं सबका डेफिनेशन रहेगा। डेफिनेशन मीन्स जैसे कोई एम्प्लॉय है,
वो काम क्या करता है उसका जैसे मान लो सीईओ है, सीईओ का डेफिनेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके पास जो सिस्टम रहेगा, आईटी सिस्टम रहेगा, वो उसके लिए डेफिनेशन अलग हो गया और उसका सिस्टम अलग है। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसका सिस्टम अलग है। ऐसे जो एम्प्लॉयज हो गए उनका अलग रहेगा। जो कोई स्टाफ आउटसोर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, स्मॉल एम्प्लॉयज है जो, उनके लिए अलग रहेगा। जो वेंडर स्टाफ, वेंडर काम करने आते हैं, पीसी का कोई हार्डवेयर खराब हो गया तो ठीक करने आते हैं, तो उनका डेफिनेशन अलग रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो सिस्टम एक्सेस करने में हर जगह लिखा रहेगा कि कौन सिस्टम एक्सेस कर सकता है, कौन सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क, ठीक से जो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेसिलियंस फ्रेमवर्क है उसका जो हमने 6 पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट को हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसेट्स। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसेट में पहला आ जाएगा जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर एंड आईटी एसेट्स है, उसको किस किस को इश्यू किया गया। ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस को इश्यू किया गया है, उनका नाम लिखित में रहेगा। और उस चीज में क्या क्या साइबर थ्रेट हो सकता है, जो साइबर रिस्क हो सकता है, वो भी लिखित में रहेगा। और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या क्या प्लान और मेजर्स है, वो भी लिखित में रहेगा। तो इसमें क्या है, एक मैनेजमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द आईटी एसेट, क्रिटिकल एसेट। जो क्रिटिकल एसेट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पहला पॉइंट आता है क्या क्या, पहले पहले जो क्रिटिकल एसेट के बारे में पहचान लेते हैं। क्रिटिकल एसेट में सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क्स हो गया, डाटाबेसेस हो गया। ये किस किस रैंक को दिया गया है वो लिखित में रहेगा। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किस किस का रैंक को दिया गया है। फॉर एग्जांपल सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जो सिस्टम है वो एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकता। जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करता है कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है, बहुत सारा डेजिग्नेशन होता है कंपनी में। तो जिसका सिस्टम है वही सिर्फ एक्सेस कर सकता है। रैंक वाइज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें साइबर रिस्क का भी क्या क्या थ्रेट आ सकता है वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और सभी जो सिस्टम्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेंगे और 2 फैक्टर सिक्योरिटी रहेंगे, कहा कि दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके। इसमें ये सब चीज लिखित में रहेगा। और जो लॉग्स है जो मेंटेन होगा, मैं जहाँ पे काम करता था उधर हम पेपर में पहले एंट्री बनाते थे, फिर सिस्टम को एक्सेस करते थे, फिर जब जाते थे फिर एंट्री बनाते थे। अगर कोई पेन ड्राइव लगाते थे उसका कितना टाइम में एंट्री किया और कब रिमूवल किया वो भी एंट्री करते थे। तो ऐसे हर जगह पर जो भी जहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रहता है ऐसे काम होता है। नेक्स्ट क्या होता है ये सब चीज, जो वेंडर्स बाहर से आते हैं, जो आउटसोर्स्ड स्टाफ बाहर से आते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली सुपरविजन रहेगा। क्योंकि नहीं तो कोई भी फोटो खींच के अपलोड कर देगा। आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, कोई डाटा चोरी करके ले जाएगा। डाटा चोरी करने में टाइम नहीं लगता, एक पेन ड्राइव लगा दो बस वो सब डाटा ट्रांसमिट कर देता है वाईफाई में। तो इनके ऊपर पूरा स्ट्रिक्टली नजर रहेगा, कौन आ जा रहा है कौन जा रहा है, उनके ऊपर नजर रहेगा। अदर सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्सेस टू द क्रिटिकल सिस्टम। जो भी क्रिटिकल सिस्टम रहेंगे उनमें मान लो एक पीसी है, उसमें पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह है, वो इनबिल्ट, आजकल ऐसे इनबिल्ट सिस्टम आ गया है जिसमें पेन ड्राइव भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे सिस्टम रखते हैं वो लोग जहाँ, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन रहता है जहाँ फिजिकल एक्सेस भी बंद रहेगा। और
स्ट्रॉन्ग डाटा एन्क्रिप्शन रहेगा। अगर कोई एक्सेस भी कर लेता है, वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें क्या है, वो जो डाटा एन्क्रिप्ट होकर रहेगा, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेट। हमने पढ़ लिया आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसेट, नेक्स्ट पढ़ लिया प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेट। और क्या करेगा, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है उसको डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल करना है क्योंकि फेंक देना है, खराब हो जाता है, फेंक जाता है। क्या हुआ था, एक मैंने घटना सुना था कि अम, जो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रिंटर हुआ करता था, जो भी प्रिंटिंग होता था ना ट्रेडिंग सेंटर में, वो प्रिंटर में चिप लगा रहता था। वो प्रिंटर 1000 पेज प्रिंट करने के बाद, 1000 या 2000 पेज जो भी लिमिट सेट किया गया था, उसके बाद वो खराब हो जाता था। फिर खराब होने के बाद उसको क्या करते थे, उसको रिपेयरिंग के लिए देते थे, वो ऑटोमेटिक खराब हो जाता था। वो चिप में ऐसा फीड किया गया था। फिर वो जब डिस्पोजल के लिए जाता था, कंपनी जहाँ पे जाता था, वो कंपनी जब ठीक करते थे उसको, वो जब इंटरनेट में कनेक्शन होता था, सारे डाटा वेबसाइट में क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में दूसरा कंट्री को ट्रांसफर कर देता था जिसने लगाया था। ये एक मैंने सुना था कहानी। मैं इतना एक्यूरेट नहीं हूँ, लेकिन ऐसे होता है। फिर क्या होता था, वो जो है दूसरा वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके, इंटरनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके ट्रेडिंग एक्टिविटीज इनसाइड ट्रेडिंग लाइक काम करते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्पोजल होगा, वो उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाया जाएगा। तो हमने पढ़ लिया आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। देयर शुड बी सिस्टम्स एंड प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिक्योरिटी इवेंट्स एंड डिटेक्शन ऑफ अनोमलीज, unauthorized malicious activities and unauthorized access or copying transmission of data। साइबर थ्रेट को डिटेक्ट कौन करेगा? आदमी तो डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसके लिए एक सिस्टम लगेगा। वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, सिस्टम को स्कैन करता रहेगा, सब कुछ चेक करता रहेगा। कहीं पर भी थ्रेट आया, अनोमलीज आया, तो सिस्टम बताएगा। कुछ अनऑथराइज्ड मालिशियस सॉफ्टवेयर आ गया, कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया, कोई हैकिंग कर रहा है, वो उम, कोई डाटा कॉपी कर रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस करके, तो उसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए सिस्टम लगा के डिटेक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पोंडिंग टू द रेस्पोंडिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम द साइबर थ्रेट। हम कैसे उसमें से बचेंगे अगर साइबर अटैक हो गया, साइबर थ्रेट आ गया, हम उसमें से जो स्टॉक ब्रोकर है वो कैसे, डिपॉजिटर से है कैसे बचेंगे। उन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एक टाइमली प्लान होना चाहिए। साइबर थ्रेट हो रहा है तो उसके लिए एक टाइमली प्लान स्टैंड बाय में रखा जाएगा। अगर हुआ तो क्या किया जाए, ये एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होना चाहिए, वो लिखित में रहना चाहिए। अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा। देयर शुड बी अनदर सिस्टम फॉर द साइबर थ्रेट या सिक्योरिटी ब्रीच। अगर सिस्टम ब्रीच हो गया, करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, एक अनदर सिस्टम स्टैंड बाय में रहना चाहिए, ताकि तुरंत लगा दिया जाए। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है, लोगों का कंप्लेन हो सकता है, केस हो सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए साइबर, देखो ट्रेडिंग चल रहा है, अब बंद हो गया। अगर डिपॉजिटेड पार्टिसिपेंट और स्टॉक ब्रोकर, जैसे मान लो जीरोधा भी आपने सुना होगा, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है। अगर टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो ट्रेड जिसने प्लेस किया वो बेच नहीं पाएगा, तो उसका लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। आजकल क्लेम हो रहा है, अगर टेक्निकल ग्लिच के बीच में लॉस हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, उस टाइम को लेके कर सकते हैं, उसका प्रोसेस सेबी में दिया गया है। लेकिन अगर साइबर अटैक होता है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सिस्टम होना जरूरी है और वो कंपलसरी है। एंड जो रेस्पॉन्स प्लान है, जो साइबर थ्रेट को रेस्पॉन्स करना है, साइबर अटैक को रेस्पॉन्स करना है,
वो प्लान क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, सबको पता होना चाहिए कैसे एक्शन लेना है, किस टाइम में एक्शन लेना है। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टिंग। जो भी साइबर अटैक होगा, साइबर थ्रेट होगा, इसका क्वार्टरली रिपोर्ट स्टॉक ब्रोकर्स को और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को किसको देना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में इसके ऊपर नया पॉलिसी लाया जा सके, नया नया रूल लाया जा सके, नया नया इम्प्लीमेशन लाया जा सके, नया नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। उसके ऊपर नया नया मेजर्स लाया जा सके। फिर होता है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। कोई कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और स्टॉक ब्रोकर का जो पीसी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये अकेले मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि एम्प्लॉय को रख के मैनेज करे। ये क्या करते हैं कि वेंडर को रख के इस चीज़ को मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इनको सेबी, जो भी वेंडर होगा वो सेबी रजिस्टर होगा और सेबी के गाइडलाइंस में काम करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी वेंडर होंगे वो सेबी के गाइडलाइंस में काम करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑडिट। ऑडिट लास्ट पार्ट है। तो सिस्टम ऑडिट में क्या होगा, आज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन cyber security and cyber resilience, depository participant and stockbroker must be audited their system by auditor, ठीक है, and send periodically report once in a financial year to Security Exchange Board of India। मतलब जो भी स्टॉक ब्रोकर होंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे, इनका जो सिस्टम होंगे, सारे जो आईटी एसेट्स होंगे, ये ऑडिट होगा पीरियडिकली एंड एक साल में एक बार इनको सेबी को भेजना पड़ेगा ऑडिटिंग रिपोर्ट। और ये जो आपने अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ा होगा उसमें एक कॉलम रहता है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट करके, ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जाता है। जो आईटी ऑडिटर होता है वो ऑडिट करता है और साइन करता है। और ये जो टोटल गाइडलाइंस हो गया स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए, ये सिमिलर सेटअप किसके ऊपर लागू होता है, जैसे मार्केट एमएमआईज के ऊपर लागू, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू होता है। म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्वालिफाइड रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट्स, क्यूआईसी रजिस्टर एजेंसी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, इनके ऊपर भी यही सिस्टम ऑडिट रूल पड़ेंगे। इनोवेशन सैंडबॉक्स एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मोबाइल ट्रेडिंग बढ़ता गया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ता गया, ऐसे इनोवेशन भी बढ़ता गया कंट्री में। जो मार्केट रेगुलेटर्स है हमारे, जैसे सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे रेगुलेटर हैं। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे रेगुलेटर हैं, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक इनोवेशन के रूप में देखा। तो ये चीज क्या है, फिनटेक क्या है, फाइनेंस सेक्टर प्लस टेक्नोलॉजी सेक्टर मिलके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बन गया। जैसे एग्जांपल एक देते हैं, पेटीएम, फोन पे, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है। हम एक सेकंड में, जैसे यूपीआई है, एक सेकंड में ट्रांसफर करते, भाजी वाला, सब्जी वाला, कहीं पे भी बड़ा पाव का कुछ भी करो, हम फोन पे यूपीआई में सेम टाइम ट्रांसफर करते। ये हो गया फिनटेक। दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है, जैसे रूरल एरिया जहाँ पे बैंक नहीं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। उस जगह पर क्या होता है, छोटे छोटे वो बनाया गया है, कैसे फाइनेंशियल मनी ट्रांसफर होगा। आपने गांव में देखा होगा एसबीआई सहायक केंद्र, बैंक सहायक केंद्र, उसमें क्या है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को दूर करने के लिए छोटे छोटे बैंक, मिनी बैंक बोलते हैं, वो बनाया गया। तो ये जो
उन्होंने समझा और रियलाइज किया कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस को कैसे डेवलप करना है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करके इसको कैसे आगे बढ़ाना है और इसका यूज भी बहुत अच्छा से हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स बनाया, उसका नाम उनका नाम दिया इनोवेशन सैंडबॉक्स। जब इसको रेगुलेशन करेंगे उसका नाम हो जाएगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब इनोवेशन सैंडबॉक्स में क्या है, जो भी स्टार्टअप है, जो भी एंटिटीज है, फिनटेक फार्म्स है, स्मॉल फार्म्स हैं, जो सेबी के अंदर रजिस्टर नहीं है, ये सब इनको सेबी ने परमिट कर दिया कि आप इनोवेशन करो और उसका जो ट्रायल होगा उसको अलग से ऑफलाइन मोड में ट्रायल होगा। फिर ऑफलाइन मोड में ट्रायल होने के बाद फिर अगर सक्सेस हो गया तो उसको मार्केट में लाया जाएगा। देखो देखो प्रोसेस को देखो, जैसे कोई छोटी सी कंपनी, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, कोई एक XYZ कंपनी है वो फिनटेक बनाना चाहता है, जैसे यूपीआई करके उसमें पैसा ट्रांसफर करना, उसमें गोल्ड खरीदना, उसमें म्यूचुअल फंड खरीदना, उसमें स्टॉक खरीदना, उसमें क्रेडिट कार्ड पे करना, ये सब बहुत सारा आजकल आपने एप्लीकेशन में देखा, एक ऐप में बहुत सारा फैसिलिटीज है। वो एक इनोवेशन हो गया और इनोवेशन को पहले क्या क्या ऑफलाइन मोड में टेस्टिंग होगा, जैसे वो सक्सेसफुल होता है फिर उसको मार्केट में लार्ज स्केल में लाया जाता है। पहले स्मॉल स्केल में ट्रायल होता है, फिर लार्ज स्केल में उसको मार्केट में लाया जाता है। वो लाइव मार्केट जो इनोवेशन के टाइम पे वो लाइव मार्केट में अलग रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा और अलग रहेगा, उसका ट्रायल होगा। और सेबी ने इसके लिए अलग से नियम बनाया है, एक डिटेल फ्रेमवर्क बनाया है। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो सॉरी जो स्टॉक एक्सचेंज है और डिपॉजिटरी है और क्वालिफाइड रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट है, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको सुपरवाइज करेंगे, ये जो इनोवेशन सैंडबॉक्स को सुपरवाइज करेंगे, ताकि ये ऑफलाइन मोड में टेस्टिंग हो और इसका रिपोर्ट जो है सेबी को जाए, फिर ये लार्ज स्केल में मार्केट में यूटिलाइज हो। तो आपने देखा इनोवेशन सैंडबॉक्स का कितना महत्वपूर्ण है। जैसे नया नया इनोवेशन होगा मार्केट में, नया नया सब सिक्योरिटीज का यूज होगा। देखो आजकल एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एक फोन पे, गूगल पे, उसमें सब कर सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, बिल पे पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा यूजेस है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, बहुत सारा यूज है। ये जो है सबसे पहले ये एक इनोवेशन है। ये पहले इनोवेशन सैंडबॉक्स में ऐसे जो जो कंपनी इंडिया में नया स्टार्टअप आएगा वो पहले ऑफलाइन मोड में टेस्टिंग होगा, किसके द्वारा सुपरवाइज होगा, क्वालिफाइड रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी होगा, सीडीएसएल, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसको सुपरवाइज करेंगे और ये ऑफलाइन मोड में टेस्टिंग होगा, फिर बाद में मार्केट में आएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, तब जो एनालिस्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने ये एम्फसाइज किया था कि जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर सर्विस है वो बेटर होना चाहिए, लेकिन जो मार्केट रेगुलेटर है और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है इनके बीच में तनातनी लगा रहता था, और इस तनातनी को रोकने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इंट्रोडक्शन किया गया। समझ गए? सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए फ्रेमवर्क ऑन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? ये फ्रेमवर्क, इट इज ए फ्रेमवर्क established by financial sector regulator to allow live testing of financial innovation by private entities on a small scale in a controlled environment and under the supervision of the regulator। जो इनोवेशन हुआ इनोवेशन सैंडबॉक्स में स्मॉल स्केल में,
अब मान लो एक फिनटेक इनोवेशन हुआ, उसको स्मॉल स्केल में टेस्ट किया जाएगा। किसके सुपरविजन में? रेगुलेटरी के सुपरविजन में टेस्ट किया जाए, और इसका टेस्टिंग जो होगा लाइव टेस्ट होगा। उसमें इनोवेशन सैंडबॉक्स में ऑफलाइन टेस्टिंग होता था, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में ऑनलाइन टेस्टिंग होगा, लाइव टेस्टिंग होगा, और वो स्मॉल स्केल में होगा। ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये जो टर्म है, ये कहाँ से आया था? द टर्म रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वाज coined by UK Financial Conduct Authority in 2015, and since then regulators of 20 countries are accept this regulatory sandbox concept। ये 2015 में यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा फाउंड किया गया था, एंड इसको 20 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया बाद में इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सेबी ऑल्सो ए released a regulatory sandbox to provide SEBI regulated entities the facilities to experiment fintech solutions in a live and experiment with a limited set of customer for a limited period of time। सेबी ने ऑल्सो एक क्या किया, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जो लिमिटेड कुछ कस्टमर को लेकर लिमिटेड टाइम के लिए लाइव टेस्टिंग होगा। उसमें SEBI has strict eligibility criteria for the SEBI register market participant and availing the facility of regulatory sandbox। SEBI ने जो ये रूल बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, ये कुछ गिने चुने लोग एक्सेस कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे। जो SEBI के द्वारा ऑर्डर दिया गया है जिसको, वही सिर्फ सेब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को इंट्रोड्यूस कर पाए, और कोई नहीं कर पाया। For this purpose, SEBI registered entity may either its own engage service of a fintech firm। The purpose innovation should be genuine need for live testing of the innovation। The proposed innovation should not pose any risk of financial system। After screening application on these criteria, SEBI will appoint a designated officer to oversee the project। SEBI ने क्या किया, जो भी फिनटेक फार्म आएगा वो जेन्युइन होना चाहिए, उसका लाइव टेस्टिंग होगा, एंड उसका उसमें कोई रिस्क नहीं होगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग और एप्लीकेशन के बाद ये एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाएगा। फिनटेक एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर क्लाइंट अबाउट द रिस्क ऑफ दिस फिनटेक फार्म। जो भी फिनटेक फार्म आएंगे उनका जो रिस्क होगा वो उनका क्लाइंट को बताएंगे, क्योंकि उनका टेस्टिंग होगा, लाइव टेस्टिंग होगा, तो उसको बताएंगे। इसके लिए सेबी ने ऑल्सो ऑर्डर जारी कर रखा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस रेगुलेटेड बर्डन ऑफ द इनोवेटर, जो भी इनोवेशन करेंगे उनके ऊपर बहुत सारे रेगुलेटिंग बर्डन रहेगा, रूल एंड रेगुलेशन रहेगा, उसके लिए सेबी ने कुछ कॉम्पेंसेशन भी कर रखा है, लेकिन कुछ चीज में नहीं, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC रजिस्ट्रेशन, ये सब टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। टेस्टिंग पीरियड में अगर सारे रूल लगा देंगे तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए सेबी ने कुछ रिलैक्सेशन कर रखा है उनके ऊपर। लेकिन अगर एक्सेप्ट कौन सा रेगुलेशन मना कर रखा है, जैसे KYC नो योर कस्टमर, वो कंपलसरी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो कंपलसरी है, एंड जब कंप्लीशन हो जाता है टेस्टिंग, सेबी विल अडॉप्ट दिस सैंडबॉक्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन लार्ज स्केल। पहले स्मॉल स्केल में ट्राई होगा, फिर लार्ज स्केल में होगा। ठीक है, अभी क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कुछ भी हो मज़ा आता है पढ़ने में। आपको अगर मज़ा लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारा चैनल, अभी हमारा ये चैप्टर 3 ख़त्म हो गया चैप्टर 2, अभी हम चैप्टर 3 में जाएंगे। सिक्योरिटी टाइप्स और उसका एलोकेशन क्या है, सिक्योरिटी की तरह डेब्ट क्या है, इक्विटी क्या है, इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या है, डेब्ट इन्वेस्टिंग क्या है, और डेरिवेटिव क्या है, हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या है, और उसका एलोकेशन कैसे कैसे करते हैं,
स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी क्या है, ये सब नया नया पार्ट पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इस जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय हिंद। और पेन डिप चैनल की तरफ से हैप्पी होली सबको। नमस्कार।